क्या होगा जब प्यार और समय आमने सामने खड़े हो जाएं? एक वैज्ञानिक अपनी ही बनाई मशीन का कैदी, एक दुल्हन जो इंसान नहीं बल्कि भविष्य से आई प्रहरी है, और एक शादी जो बार बार दोहराई जाती है जब तक सच सामने ना आ जाए। ये है समय का कैदी, एक ऐसी साइफाई लव स्टोरी जहां मोहब्बत और किस्मत टकराते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। लैब की खिड़की के बाहर हल्की बारिश टपक रही थी और भीतर मशीनों की गुनगुनाहट गूंज रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर नीली रोशनी लगातार झिलमिला रही थी। आदित्य वर्मा की आंखें कई दिनों की नींद की कमी से लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें पागलपन जैसा उत्साह चमक रहा था। बचपन से ही उसे समय के रहस्य मोहित करते आए थे। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाने या खेलों में खोए रहते, आदित्य घड़ी की सुइयों को खोलकर यह समझने की कोशिश करता कि समय सच में कैसे चलता है। उसके पिता अक्सर डांटते, आदित्य ये सब छोड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, समय को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आदित्य के भीतर एक आग जलती रही। अगर कोई नियम है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है, यही उसका विश्वास था। सालों की पढ़ाई, शोध और अकेलेपन ने उसकी दुनिया को बदल दिया। एक विशाल धातु का ढांचा, गोलाकार गुंबद, चारों ओर फैली तारों की लताएं और बीच में चमकता हुआ कोर, यही थी उसकी टाइम मशीन। आदित्य ने मशीन पर हाथ फेरा, उसके होंठ बुदबुदाए। कितने साल लगे तुम्हें पूरा करने में, अब देखना समय का असली चेहरा सबके सामने आएगा। अब आखिरी परीक्षण का समय आ चुका था। उसने स्क्रीन पर एक बटन क्लिक किया। गोलाकार गुंबद के भीतर बिजली सी चमक उठी। मशीन धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, डॉ आदित्य वर्मा, तारीख 12 जून 2CXX। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है। अगर मैं सफल हुआ तो अमृत अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा। अचानक गुंबद के भीतर से सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं और फिर सन्नाटा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चारों ओर लैब नहीं थी। वह एक कमरे में खड़ा था। दीवारों पर फूलों की झालरें सजी थीं। दरवाजे पर मेहमानों की चहल पहल सुनाई दे रही थी और कमरे के बीच में एक शीशे में उसका प्रतिबिंब था, साफ सुथरे शादी के कपड़ों में सजा हुआ दूल्हा। आदित्य हक्का बक्का रह गया। ये कैसे संभव है? खिड़की से बाहर झांका तो देखा, आंगन में लोग नाच रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे। किसी ने आवाज लगाई, आदित्य जल्दी तैयार हो जाओ, बारात निकलनी है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये उसकी लैब नहीं थी, ये था उसकी शादी का दिन। आदित्य ने गहरी सांस ली। कमरे में फैली हल्की गुलाब और अगरबत्ती की खुशबू ने उसे चौंका दिया। उसका दिमाग अभी भी मशीन की गड़गड़ाहट और रोशनी के विस्फोट में अटका हुआ था, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। दरवाजा खुला और उसकी छोटी बहन झांकते हुए बोली, भैया अभी तक तैयार नहीं हुए? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। आदित्य हकलाते हुए बोला, क्या ये शादी? बहन खिलखिलाई, हाँ आज ही तो वो दिन है जिसका सबको इंतजार था। मीरा भाभी तुम्हें स्टेज पर देखना चाहती हैं। मीरा नाम सुनते ही उसके दिल में अजीब कंपन हुआ। उसके दिमाग में मीरा की कोई ठोस छवि नहीं उभर रही थी, जैसे यादें धुंधली परछाइयों से बनी हों। बाहर आंगन में रोशनी जगमगा रही थी। रिश्तेदार हंसी ठिठोली में लगे थे। बच्चे पटाखे चला रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर बारात सजने को तैयार थी। आदित्य को यह सब किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। हर चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन उसके मन में खालीपन था, मानो ये उसकी यादों में हो ही नहीं। वह धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ा और तभी उसने पहली बार उसे देखा। मीरा लाल जोड़े में सजी, चमकते गहनों से अलंकृत, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। भीड़ में हंसी खुशी का शोर था, पर मीरा की नजरें सीधी आदित्य पर टिकी थीं, गहरी, चुप और रहस्यमयी। वह मुस्कुराई नहीं, सिर्फ धीमे स्वर में बोली, समय के बंधन से कोई नहीं बच सकता। आदित्य चौंक गया। उसने झट से पूछा, तुमने क्या कहा? मीरा ने उसकी ओर देखकर एक साधारण दुल्हन की तरह मुस्कुराया, मानो उसने कुछ कहा ही ना हो। लोग जयमाला की तैयारी करने लगे। शादी की सारी रस्में जैसे किसी फिल्म की रील की तरह बीत गईं। आदित्य हर क्षण को देखता रहा, पर विश्वास नहीं कर पाया कि यह सच है। वह बार बार खुद से पूछता, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मशीन ने मुझे कहीं फेंक दिया है? रात को जब सब सो गए, वह अकेला कमरे में बैठा रहा। टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? थकान से उसकी आंखें भारी हो गईं और नींद आ गई। सुबह मुर्गे की बांग और ढोल की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह झटके से उठा। चारों ओर वही सजे हुए कमरे की दीवारें, वही खुशबू, वही हलचल। दरवाजा खुला। उसकी बहन फिर वही मुस्कान ली बोली, भैया अभी तक तैयार नहीं हुए? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये तो कल हुआ था, बहन ने हंसते हुए कहा। अरे
कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हारी शादी है। आदित्य के हाथ कांप उठे। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, लूप। आदित्य के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। फिर वही आंगन, वही रिश्तेदारों की भीड़, वही ढोल नगाड़ों की थाप। सब कुछ पहले जैसा। एक भी क्षण बदला नहीं था। उसके भीतर चीख उठी, ये असंभव है। उस दिन उसने तय किया कि वह सब कुछ अलग करेगा। जब बहन ने आकर कहा, भैया जल्दी तैयार हो जाइए, तो आदित्य ने जवाब ही नहीं दिया। वह कमरे से निकल भागा। पहला प्रयास, वह घर से निकलकर सड़क की ओर दौड़ा। लोग पीछे से चिल्लाते रहे, दूल्हे राजा कहां भाग रहे हो? लेकिन आदित्य रुकने वाला नहीं था। वह सीधा शहर की ओर भागा, टैक्सी ली और सोचा, अगर मैं शादी से भाग जाऊं तो शायद चक्र टूट जाए। लेकिन रात आई और अगली सुबह फिर वही कमरा, वही बहन की आवाज, भैया अभी तक तैयार नहीं हुए? आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। दूसरा प्रयास, इस बार उसने तय किया कि मीरा से सच बोलेगा। जब सब बारात लेकर मंडप पहुंचे तो वह सीधे मीरा के सामने गया। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मीरा ये सब नकली है। हम टाइम लूप में फंसे हुए हैं, तुम्हें सब पता है ना? भीड़ हैरान रह गई। लोग बड़बड़ाने लगे, क्या कह रहा है दूल्हा? लेकिन मीरा बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, समय के बंधन से कोई नहीं बच सकता। फिर वही शादी की रस्में, वही रात और सुबह, फिर वही। तीसरा प्रयास, अब आदित्य ने पागलपन में आकर मशीन को खोजने की कोशिश की। उसने कमरे की हर दीवार, हर कोना टटोल डाला, पर कहीं कोई लैब नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ शादी का शोर। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने गहनों से सजी एक टेबल उलट दी। मेहमान घबरा गए। लोग चिल्लाए, दूल्हे को क्या हो गया है? लेकिन चाहे जितना तोड़फोड़ करे, चाहे कितनी बगावत करे, रात ढलते ही सब कुछ मिट जाता और सुबह फिर वही बंधन। आखिरी हद एक लूप में। टूटे हुए मन से उसने खिड़की से छलांग लगा दी। अंधकार ने उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही आंखें खुली, वह फिर उसी कमरे में था। साफ सुथरे कपड़े, वही सजावट, वही बहन की हंसी। आदित्य ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें पागलपन से भर चुकी थीं। उसने बुदबुदाया, मैं समय का कैदी बन चुका हूँ। शादी का दिन अब आदित्य के लिए कोई उत्सव नहीं रहा। वह इसे बार बार जी चुका था, सैकड़ों बार। हर हंसी, हर गीत, हर रस्म उसे नकली लगती थी। लेकिन एक चीज थी जो हर बार अलग नजर आती, मीरा। पहला संकेत एक लूप में। जब आदित्य मंडप में पहुंचा, मीरा ने उसकी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, तुम जितना भागोगे उतना लौटोगे। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने झट से पूछा, तुम्हें कैसे पता? लेकिन तभी पंडित की आवाज गूंज उठी, वर और वधू अब जयमाला पहनाए। और मीरा ने फिर मासूम मुस्कान ओढ़ ली, मानो उसने कुछ कहा ही ना हो। दूसरा संकेत, अगले लूप में आदित्य ने कुछ अलग करने की ठानी। इस बार रस्मों के बीच वह अचानक रुक गया और मीरा के हाथ पकड़कर बोला, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ये सब पता है? मीरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजरें कांप उठी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, समय कभी हारता नहीं, सिर्फ मोड़ लेता है। आदित्य चुप रह गया। भीड़ में किसी ने ताली बजाई। दूल्हा कितना रोमांटिक है, सब हंस पड़े। पर आदित्य के भीतर डर की सुई चुभ गई। तीसरा संकेत, एक और लूप में। रात के समय जब सब सो चुके थे, आदित्य ने मीरा को अकेले खिड़की के पास खड़े देखा। चांदनी उसकी आंखों में अजीब सी चमक बिखेर रही थी। आदित्य धीरे से उसके पास गया और बोला, मीरा तुम सच में कौन हो? मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर आवाज में ठंडक। अगर मैं सच बताऊंगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। कोशिश करके देखो, आदित्य ने जिद की। मीरा ने उसकी हथेली पर अपनी उंगली से एक गोल चक्र बनाया और कहा, हम सब इसी में घूमते रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में मीरा का चेहरा गायब हो गया। जब रोशनी लौटी, वह बस मुस्कुराती दुल्हन की तरह खड़ी थी। आदित्य का सिर चकरा रहा था। अब उसे यकीन होने लगा कि इस लूप का रहस्य मीरा ही जानती है। पर क्यों और कितनी गहराई से? उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। वह सोचने लगा, क्या मीरा ही इस चक्र की चाबी है? क्या वह दुश्मन है या मेरा रास्ता? आदित्य अब पागलपन की कगार पर था। सैकड़ों बार वही शादी, वही लोग, वही रस्में, लेकिन हर लूप के साथ उसका गुस्सा और सवाल गहराता जा रहा था। उसने तय किया कि अब वह शादी की रस्मों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि उन दरारों को खोजेगा जहां से इस रहस्य की झलक मिल सकती है। अजीब गड़बड़ी। एक सुबह उसने गौर किया कि घर की दीवार पर लगी घड़ी हर बार 915 पर कुछ सेकंड के लिए अटक जाती है।
मानो समय खुद हिचकिचा रहा हो। उसने घड़ी के पास जाकर उसे छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ झिलमिलाया, मानो किसी कंप्यूटर कोड की पंक्तियां हवा में तैर गई हों। बाइनरी नंबर, अनजाने चिन्ह और समय सूत्र। आदित्य हाँफ उठा। ये तो कोड है, मशीन का प्रोग्रामिंग कोड। गुप्त कमरा अगले लूप में उसने घर के हर कोने की तलाशी ली। अंततः पुराने स्टोर रूम में एक अजीब सा डिब्बा मिला जो बाकी सामान से बिल्कुल अलग था। धातु का, चमकदार और उस पर नीली लाइट जल रही थी। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, स्क्रीन जैसी सतह जगमगा उठी। उस पर लिखा था, टाइम सीक्वेंस एक्टिव, लूप इनिशियलाइज्ड। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत डांटा खंगालना शुरू किया। भयावह सच्चाई, उसके सामने जो रिपोर्ट आई उसने उसकी रूह कांप दी। लूप का पैटर्न उसके अपने डिजाइन से मेल खाता था, लेकिन कोडिंग उसकी नहीं थी। उसकी लिखावट, उसके कमांड सबको बदलकर कोई और हस्ताक्षर छोड़ गया था। स्क्रीन पर एक लाइन चमक रही थी, कंट्रोल सोर्स एक्सटर्नल, ऑथोराइजेशन की M13। आदित्य बुदबुदाया, M? मीरा? उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब शक पक्का हो चुका था। इस लूप के पीछे सिर्फ कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। मीरा का साया रात को जब सब सो गए, आदित्य ने मीरा को देखा। वह खिड़की के पास खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। कुछ पल को आदित्य को लगा जैसे उसके गहनों की जगह तारों की धूल बिखरी हो। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो मीरा? क्यों मुझे इस कैद में बांध रखा है? मीरा ने उसकी ओर देखा। होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है आदित्य। आदित्य के भीतर गुस्से और डर का तूफान उमड़ पड़ा। अब वह सिर्फ कैदी नहीं रहना चाहता था, अब वह जानना चाहता था। क्यों? आदित्य के भीतर आग धधक रही थी। हर लूप उसे और गहराई तक खींच रहा था। अब वह मीरा के बिना कुछ नहीं जान सकता था और मीरा हर बार उसे बस रहस्यमयी इशारे ही देती रही। लेकिन इस बार आदित्य ने ठान लिया, वह जवाब लेगा ही। सामना शादी की भीड़ में जब सब रस्मों में व्यस्त थे, आदित्य ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कमरे में खींच ले गया। उसकी आंखों में पागलपन था। अब और खेल नहीं मीरा, मुझे सब पता है। ये लूप मैंने नहीं बनाया, ये सब तुम्हारा काम है। कौन हो तुम? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें सच जानना ही पड़ेगा। मीरा का रूप। मीरा ने अपनी कलाई पर बंधी चूड़ी जैसी चीज पर हल्का सा दबाव डाला। तुरंत ही कमरे की हवा झिलमिलाने लगी। उसके गहने और लाल जोड़ा धीरे धीरे धुंधला पड़ गया और उसकी जगह एक चमकदार नीली पोशाक नजर आई। उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई, मानो उनमें तारे जल रहे हों। आदित्य पीछे हट गया। तुम इंसान नहीं हो। मीरा ने सिर झुकाया। मैं इंसान हूँ, पर इस समय की नहीं। मैं भविष्य से आई हूँ, टाइम काउंसिल की सदस्य। टाइम काउंसिल का रहस्य। टाइम काउंसिल? आदित्य ने अविश्वास से पूछा। मीरा बोली, भविष्य में एक संगठन है जो समय रेखाओं की रक्षा करता है। अगर कोई प्रयोग पूरी मानवता को खतरे में डाल सकता है तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तुम्हारी मशीन वही खतरा थी। खतरा? आदित्य चीख उठा। मैंने तो अमृता का रास्ता खोजा था, इंसान को समय से मुक्त करने का सपना। मीरा की आंखों में दर्द झलक गया। पर तुम नहीं समझते आदित्य, अगर समय का प्रवाह टूट जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य सब मिट जाएंगे। सिर्फ अराजकता बचेगी। तुम्हारी खोज मानवता का अंत ला सकती थी। लूप का सच? आदित्य हाँफते हुए बोला। तो ये लूप, ये कैद, तुमने मुझे इसमें फंसाया? मीरा ने सिर झुका लिया। हाँ, यही एक तरीका था तुम्हें रोकने का, तुम्हें एक ऐसे चक्र में डालना जहां तुम कभी मशीन तक पहुंच ही ना सको। आदित्य की आंखों में आंसू थे। मतलब मेरी पूरी जिंदगी अब बस यही दोहराओ। मीरा धीरे से पास आई, उसकी हथेली पकड़ ली। शुरुआत में यही योजना थी, पर अब सब बदल चुका है। दिल की सच्चाई। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। मीरा की नजरों में अब ठंडी दूरी नहीं थी। वहां एक इंसान था, एक स्त्री जो उसे सचमुच चाहने लगी थी। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मैं एजेंट बनकर आई थी आदित्य, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी मीरा हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम इस कैद से मुक्त होने के हकदार हो। आदित्य के भीतर तूफान और भी तेज हो गया। अब उसे सच पता था, वह मशीन का शिकार नहीं बल्कि एक भविष्य की साजिश का कैदी था। और इस कैद की चाबी उसी स्त्री के हाथ में थी जिसे वह हर लूप में अपनी दुल्हन बनते देखता रहा। कमरे में सन्नाटा था। मीरा के सच ने आदित्य की दुनिया ही उलट दी थी। वह अब सिर्फ दुल्हन नहीं रही थी, वह भविष्य से आए समय की प्रहरी थी। टूटता दिल आदित्य ने थरथराते स्वर में कहा, मतलब तुम मुझे बचाने नहीं, मिटाने आई थी। मीरा की आंखें नम थीं। नहीं आदित्य, मैं तुम्हें रोकने आई थी।
लेकिन तुम्हारे बिना खुद को रोक न सकी। उसके आंसू छलक पड़े। हर लूप में मैं कसम खाती थी ठंडी और कठोर रहूंगी, पर हर बार तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी जिद मेरे दिल को तोड़ देते थे। एजेंट या औरत, मीरा ने अपने गहनों को छूते हुए धीरे से कहा, काउंसिल का आदेश है तुम्हें इस चक्र में कैद रखना, पर मेरा दिल कहता है तुम्हें आजाद कर दूं। वह अचानक कांप उठी। अगर मैंने नियम तोड़े तो काउंसिल मुझे भी समय से मिटा देगी, पर अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। पहली बार मोहब्बत आदित्य उसके करीब आया। उसकी उंगलियां मीरा के आंसुओं को छू गईं। धीरे से बोला, तो मैं तुम्हारा कैदी हूँ, दिल का कैदी। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर में गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ अपनापन था। वह कांपती हुई उसकी बाहों में आ गिरी। उनके होंठ कांपते हुए करीब आए और पहली बार इस लूप में दोनों ने सचमुच का चुंबन साझा किया। समय का हस्तक्षेप, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिले पूरा कमरा हिल उठा। दीवारें फटने लगीं, घड़ियां उलटी चलने लगीं, मानो समय खुद विद्रोह कर रहा हो। मीरा चीख उठी, नहीं, हमने सीमाएं तोड़ दी हैं, काउंसिल को पता चल जाएगा। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो लड़ेंगे, अगर समय ही दुश्मन है तो मैं भी अब उसका कैदी नहीं रहूंगा। मीरा के दिल में डर और मोहब्बत दोनों जल रहे थे। उसने पहली बार माना आदित्य अब सिर्फ लूप का शिकार नहीं रहा, बल्कि उसके दिल का कैदी बन चुका था। मीरा कांप गई। उसकी आंखों में डर था। आदित्य, काउंसिल आ चुकी है। छत से उतरती नीली छायाएं धीरे धीरे इंसानों का रूप लेने लगीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस चमकती आंखें और हाथों में क्रोनोस्टाफ। उनमें से एक ठंडी आवाज में बोला, एजेंट मीरा, तुम्हें आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। आदित्य का विद्रोह। आदित्य उनके सामने खड़ा हो गया। मीरा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने मुझे बचाया है। काउंसिल की छाया हंसी। वह तुम्हें बचाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। तुम इस लूप से बाहर निकलोगे तो इतिहास ही बिखर जाएगा। आदित्य गरजा, तो इतिहास बदल दूंगा। मीरा की उलझन, मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य, तुम नहीं जानते, अगर तुमने वक्त से टकराने की कोशिश की तो यह लूप ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मिट जाए, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय का शिकंजा कसता है। काउंसिल के सभी सदस्य एक साथ अपने स्टाफ उठाते हैं। कमरे में हजारों समय की जंजीरें प्रकट होती हैं, नीली रोशनी से चमकती हुई। वह जंजीरें आदित्य की ओर लपकती हैं। मीरा चिल्लाती है, नहीं! उसकी आंखें चमक उठती हैं और अचानक उसके गले का हार, क्रोनो एम्यूलेट, जलने लगता है। वह अपनी पूरी शक्ति से समय की जंजीरों को रोक लेती है। बलिदान का संकेत। काउंसिल गुस्से में गरजता है, एजेंट मीरा, तुम अपनी नियति भुला बैठी हो। याद रखो, समय से कोई नहीं जीत सकता। मीरा हांफती हुई आदित्य से कहती है, हमें भागना होगा, पर याद रखना, जितना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी उतना समय हमें मिटाने की कोशिश करेगा। कमरे की हर चीज धुंधली होने लगी। दीवारें पिघल रही थीं, घड़ियां टूटकर हवा में बिखर रही थीं, और उसी अफरा तफरी में आदित्य और मीरा हाथों में हाथ डाले समय के शिकंजे से निकल भागते हैं।